यूपी टीजीटी एंड पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन वीडियो चल रही हैं, जैसे कि यानी कि अलग से तैयारी कराना है उसका डे फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हम टॉपिक स्टडी करें डायनेमिक्स का टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति, यानी मोशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला पॉइंट होता है जी क्या होता है? जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हिंदी में बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी पे डिपेंड है पूरा टॉपिक्स, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंडिंग है। जी का मान क्या होता है? जनरली सभी लोग जानते हैं जी की जो वैल्यूज होती है 9.8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर या 9.81 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर लिखी जाती है। ये यूनिट होती है एम के एस पद्धति में। एम के एस पद्धति में इसकी जो यूनिट होती है एम के एस पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसी जी का मान होता है 980 सेमी बाई सेकेंड स्क्वायर या 900 लगभग 981 सेमी बाई सेकेंड स्क्वायर। ये होता है सी जी एस पद्धति में, सी जी एस पद्धति में। ठीक है, एम के एस और सी जी एस तो यूनिट जानते ही होंगे क्या होती है। एम के एस होती है एम से होगा मीटर, के से किलोग्राम, मीटर किलोग्राम एंड एस से सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो एक ये पद्धति बनाई गई है, उसका नाम कहा गया एम के एस। ऐसे ही ये होगा सेंटीमीटर, एंड ये जी से ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी इस पद्धति को कहा गया है सी जी एस पद्धति। तो सी जी एस में जी का मान 980 सेमी बाई सेकेंड स्क्वायर या 981 अप्रोक्सीमेटली 981 सेमी बाई सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्वाकर्षण के या अधीन गति किस तरह से होती है। यदि किसी पार्टिकल नीचे की ओर गति करता है, ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गति में जब ऊपर से पार्टिकल गिरेगा तो उसका वेग शून्य होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर उसका वेलोसिटी शून्य होगा। यहाँ पे जो जी होगा प्लस जी होगा। ठीक है, जी का साइन क्या होगा? प्लस जी होगा। नीचे की ओर जो त्वरण होता है, यानी कि जो त्वरण जनरली हम एफ यूज़ करते थे, नीचे की ओर त्वरण एफ होगा प्लस जी। ठीक है, त्वरण एफ क्या होगा? प्लस जी होगा। नीचे की ओर जाने पर ये पॉजिटिव होगा। एंड फॉर्मूला जो अप्लाई होंगे v इक्वल टू यू प्लस एफ टी होता था, तो यानी कि f की जगह g रखा जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, तो ये बनेगा। गति का प्रथम नियम का समीकरण होता था v इक्वल टू यू प्लस एफ टी या ए टी। ए लिखा जाता है या f लिखा जाता है, त्वरण को f से या a से शो करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण अधीन गति चल रहा है, तो जो त्वरण लिया जाएगा वो गुरुत्वीय त्वरण लिया जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण होगा जी, यानी कि यहाँ पे प्लस जी। तो ऊपर से नीचे आने में प्रथम समीकरण बनेगा b इक्वल टू यू प्लस जी टी, एंड द्वितीय समीकरण बनेगा h इक्वल टू, यहाँ जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता था, यू टी प्लस s इक्वल टू दूसरा होता है यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। तो करना क्या है, s की जगह क्या होगा? हाइट, जितनी हाइट चला है तो जो s था वो h हो गया, h इक्वल टू यू टी। u तो ज़ीरो होगा ना, जब इनिशियल लिमिट किया जाएगा तो जीरो रखा जाएगा, बट जनरल सी फॉर्म है, जनरल सी फॉर्मूले से पहले बना दे रहे हैं, यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया इसका द्वितीय समीकरण। इसी प्रकार तृतीय समीकरण हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, एंड टी वे सेकेंड में चली दूरी, टी वे सेकेंड में चली दूरी इसको एच टी कह सकते हैं, इक्वल टू यू प्लस का हाफ जी टू टी माइनस वन। ये है ऊपर से नीचे की ओर गति में, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, अगर बात की जाए पार्टिकल नीचे से ऊपर की ओर आ रहा, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंकने पर गति, नीचे से ऊपर की ओर फेंकने पर, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ फेंकना है तो अंतिम वेग शून्य होगा, जहाँ पे शून्य होगा तो वहीं से नीचे की ओर बैक होकर लौटता है, तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो माइनस जी काम करेगा। ठीक है, तो इसकी जो गति के समीकरण बन जाएंगे बी इक्वल टू यू माइनस सी टी, पहला समीकरण, एंड द्वितीय समीकरण बनेगा एच इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, एंड तृतीय समीकरण बनेगा थर्ड, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एंड चौथा समीकरण बनेगा
वही टी बे सेकेंड का एच टी इक्वल टू यू माइनस का हाफ जी एंड 2t-1, ठीक है। उसको टी बे सेकेंड में चली गई दूरी का फॉर्मूलास कहेंगे। एच टी इक्वल टू होगा यू माइनस हाफ जी 2t-1, ठीक है। तो ये हो गए हैं हमारे फॉर्मूलास, सभी फॉर्मूलेस। जनरल सी बात है, जनरल से छोटे छोटे फॉर्मूलेस आए हैं। अब आगे इसको स्टार्टिंग करते हैं टॉपिक को, ठीक है। अब जब कोई पार्टिकल ऊपर से विराम से गिरता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रहा है, विराम से गिर रहा है या स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है, विराम से गिरे, विराम से या स्वतंत्रतापूर्वक गिरे तो u होगा 0। तो ऊपर से नीचे की गति में यहाँ पे जो त्वरण था वो g था, तो पहले इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस का सी टी, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 0 प्लस जी टी, यानी कि v इक्वल टू जी टी। एंड ऐसे ही जो हाइट h था, h इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, u हो जाएगा 0, जब स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है तो 0 प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे ही लास्ट वाला समीकरण बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2gh, या b इक्वल टू अंडर रूट 2gh जब पार्टिकल स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स थे। अब इसमें हम क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। हो सकता है कि एक टाइप के 2 क्वेश्चन दें या 3 दें, सारे तो नहीं करेंगे, मतलब एक टाइप का एक जैसे क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है जैसे कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरने वाले कण की 10वें सेकंड में गिरी हुई दूरी ज्ञात करो। स्वतंत्रतापूर्वक गिरने वाले पिंड की 10वें सेकंड में दूरी ज्ञात करो। गिरी दूरी या गिरी गई दूरी, इसको कहेंगे गिरी दूरी, चली दूरी नहीं कहेंगे, ऊपर से गिर रहा है तो कितनी दूरी वह गिरा, ठीक है। तो ये कहलाएगा गिरी गई दूरी। तो इसमें टी बे सेकंड का फॉर्मूला लगेगा 10 बे, यानी कि टी बे, तो टी बे सेकंड में चली दूरी या गिरी दूरी एच टी इक्वल टू होगा यू प्लस हाफ जी 2t-1। स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है, स्वतंत्रतापूर्वक के लिए u इक्वल टू होगा 0, ठीक है। दैन एच टी इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी 2t, टी है 10, 10वां सेकेंड है तो t क्या है 10 है, तो ये होगा हाफ जी 20 माइनस का 1, यानी कि 19/2g हो जाएगा। इतनी दूरी वो गिरा, ठीक है। स्वतंत्रतापूर्वक कोई पिंड 10वें सेकंड में 19/2 जी दूरी गिर रहा है, तो ये हुई उसकी अभीष्ट गिरी हुई दूरी। अब इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 2, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है विराम से गिरता हुआ कोई पिंड कितने समय में g/2 वेग प्राप्त करेगा। विराम से गिरता पिंड कितने समय में g/2 वेग प्राप्त करेगा, g/2 वेग प्राप्त करेगा, ठीक है। तो विराम से गिर रहा, यानी कि u इक्वल टू 0 से गिर रहा एंड v इक्वल टू बताया है g/2, तो यहाँ पे टाइम का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से, h तो यहाँ पे है नहीं, हाँ h तो दिया नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख पाएगा। पहला देखें v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, इससे टाइम निकल आएगा, जी के टर्म में आएगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। तो अंतिम वेग है g/2, इनिशियली 0 है gt, तो g/2 इक्वल टू जी टी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 सेकेंड, यानी कि हाफ सेकेंड या 1/2 सेकेंड में पार्टिकल का वेग है वो हो जाएगा कितना, g/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि थोड़ा सा अलग टाइप कर देते हैं। एक गिरता हुआ पिंड किसी विशेष सेकंड में 9/2 दूरी गिरता है, तो अगले सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि विशेष सेकंड में गिरता है 9/2 जी सेमी, ठीक है।
यानी कोई गिरता हुआ पिंड यानी विराम से गिर रहा है विशेष सेकंड में, यानी कि टी/सेकंड सेकंड, विशेष सेकंड को हम टी/सेकंड सेकंड कहेंगे। तो टी/सेकंड सेकंड में गिरी दूरी 19/2 जी है। तो अगले सेकंड में चली दूरी ज्ञात करनी है, अगले सेकंड में चली दूरी हमको फाइंड करना है। ठीक है, उसके अगले सेकंड में बताओ कि वह अगले सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। विशेष सेकंड यानी कि टी/सेकंड u प्लस, यानी u तो 0 होगा, गिर रहा है, u प्लस का हाफ जी 2t माइनस का 1 इक्वल टू 9/2 जी। तो 0 प्लस का हाफ जी 2t माइनस का 1 इक्वल टू 9/2 जी। ठीक है, अब क्या हो सकता है 1/2 जी एंड 2t माइनस का 1 इक्वल टू 9/2 जी। 9/2 से 9/2 कैंसिल, जी कैंसिल होगा, नहीं 9/2 नहीं कैंसिल होगा, 1/2 कैंसिल होगा 9 बचा रहेगा। 2t माइनस का 1 इक्वल टू 9 यानी 2t इक्वल टू 10 एंड t इक्वल टू आ गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वह 9/2 जी दूरी गिरा। अगला सेकेंड यानी कि अगला सेकेंड कौन सा होगा, अगला सेकेंड यानी कि 6वां सेकेंड, 6वें सेकेंड में चली गई दूरी या गिरी गई दूरी। तो एस इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगले सेकंड में पूछा है, उसने विशेष सेकंड अब नहीं कहा है, अगले सेकंड में। ठीक है, यानी कि 5 सेकंड हम निकाले, 6वें सेकंड में चली गई दूरी निकाली है। ठीक है, अगला सेकंड तो अगले सेकंड में चली गई दूरी तो 6वें में निकालनी पड़ेगी। हाँ, 6वें में निकालेंगे तो 6वें में वही u प्लस का हाफ जी 2t माइनस 1 से ही अगर लगाते हैं अगले वाले सेकंड के लिए तो इधर 0 हो जाएगा, प्लस का हाफ जी 2 इंटू 6 माइनस का 1, इसी से निकाल लेंगे 12 माइनस 1 11/2 जी। 11/2 जी दूरी गिरेगा, अगले सेकंड में इतनी दूरी गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड मीनार की चोटी से विराम से गिरता है। एक पिंड मीनार की चोटी से विराम से गिरता है, यानी u बराबर 0 से गिर रहा है। भूमि पर जब गिर रहा है तो उसका वेग 19.6 मीटर बाई सेकंड से टकराता है। मीनार की ऊंचाई यानी कि हाइट फाइंड करना है, कितनी ऊंचाई से वह गिरा। ठीक है, एक पत्थर मीनार की चोटी से गिरा और यहाँ पे अंतिम वेग इसका दिया है, या पृथ्वी पर टकराने का वेग, सपोज यहाँ पे पृथ्वी है तो पृथ्वी पर उसका जो वेग है वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। एच निकालना, तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो पहले तो इसमें टी की आवश्यकता पड़ रही है, यू तो 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान सकते हैं, क्योंकि एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट मान लें, क्योंकि हमको टी निकालना है कहीं से, यानी कि बी इक्वल टू यू प्लस जी टी, इससे हमको टी मिल जाएगा। बी इक्वल टू यू प्लस जी टी यानी कि 19.6 इक्वल टू 0 प्लस का जी 9.8 इंटू टी, यानी कि 19.6 इक्वल टू 9.8 इंटू टी, दैन टी इक्वल टू 19.6 अपॉन 9.8 इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, टी की वैल्यू 2 सेकेंड आ गया, उसको यहाँ पुट कर देंगे। दैन एच इक्वल टू है हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि एच इक्वल टू हाफ जी 9.8 इंटू टी 2 का स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल हुआ 9.8 इंटू 2, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 19.6 मीटर में चला मीटर। ठीक है, तो ये आ गया, मीनार की ऊंचाई 19.6 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग करते हैं। कोई पिंड मीनार से स्वतंत्र रूप से गिरता है। कोई पिंड मीनार से स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है यानी कि u बराबर 0 से गिर रहा है। कोई पिंड मीनार से स्वतंत्र रूप से गिर रहा है। ठीक है, वह अपने पतन के अंतिम सेकंड में संपूर्ण दूरी का 16/15 भाग गिर जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। जब वो गिर रहा है अपने पतन मतलब गिरने के अंतिमवें सेकंड में अपने गिरने के अंतिमवें सेकंड में संपूर्ण ऊंचाई का, ठीक है, संपूर्ण दूरी का या ऊंचाई का, संपूर्ण ऊंचाई का 16/25 भाग गिर जाता है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई, कंप्लीट ऊंचाई बताइए।
देखिए क्वेश्चन हमने साइड में लिख दिया है, कोई पिंड किसी मीनार से स्वतंत्र रूप से गिरता है और अपने पतन के अंतिम सेकंड में, या यहाँ पे ये पॉइंट है अपने गिरने के अंतिम सेकंड में या अपने पतन के अंतिम सेकंड में वह संपूर्ण ऊंचाई का 16/25वां भाग गिर जाता। हमने लिखा अंतिम सेकंड में, अंतिम सेकंड को लिखेंगे t/सेकंड, t सेकंड में गिरी दूरी, विराम से गिर रहा है तो u बराबर 0 इक्वल टू 16/25 इंटू संपूर्ण दूरी s रहेंगे, ये ht हो जाएगा u प्लस का हाफ g 2t माइनस 1 एंड 16/25 इंटू ये हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, 16/25 इंटू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है कि विराम से गिर रहा, स्वतंत्र रूप से गिर रहा, तो दोनों ही अवस्था में u इक्वल टू 0 होगा ना। तो u इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ रख दिया 0 प्लस का हाफ g 2t माइनस का 1 इक्वल टू 16/25 इंटू 0 प्लस हाफ g टी स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया हाफ g 2t माइनस 1 इक्वल टू 16/25 इंटू हाफ g टी स्क्वायर। हाफ g से हाफ g कैंसिल हुआ, 2t माइनस का 1 इक्वल टू 16/25 इंटू टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 2t माइनस 1 इक्वल टू 16 टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम t की क्वांटिटीज़ या t की वैल्यूज फाइंडिंग कर सकते हैं, t का मान कितना है। ये हो गया 25 दूनी 50t माइनस का 25 इक्वल टू 16 टी स्क्वायर। तो एक सेपरेटिंग कर लेते हैं, 16 टी स्क्वायर माइनस का 50t प्लस का 25। ठीक है, फैक्टराइज किए जाए 16 और 25 के फैक्टर्स जिनका सम 50 हो। 20 40 हो रहा है, सम लाना है 50, 16 पंजे 80, 80 5 नहीं 75 हो जाएगा, 50 लाना है, 80 5 85 और 5 पंजे 25, 25 और 16 नहीं बनना है, तो 16t स्क्वायर माइनस का 50t प्लस 25, 16 एंड 25 के ऐसे टुकड़े जिनका सम, इसको और तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखें और प्रयास करके 8 पंजे 40 ओके हो गया, और 2 पंजे 10। ठीक है, ये 8 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 ये 10 एंड 40 इंटू 10, यानी कि 40 प्लस 10 इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये किया है फैक्टराइज, तो यहाँ से t का वैल्यू फाइंडिंग करना है, तो आ गया 40 प्लस 10, तो 0 इक्वल टू 16 टी स्क्वायर माइनस का 40 प्लस का 10 इंटू टी प्लस का 25। फैक्टराइज करते हैं 16 टी स्क्वायर माइनस का 40 टी माइनस का 10 टी प्लस 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉमन लेंगे 8t, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 माइनस का 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो ये होगा 2t माइनस का 5 एंड 8t माइनस का 5, यानी कि 2t माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो 2t इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू आ गया 5/2 यानी कि 2.5 सेकेंड, एंड 8t माइनस का 5 इक्वल टू 0 होगा तो 8t इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 5/8 नॉट पॉसिबल, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम है, तो वो संभव नहीं होगा, कम से कम 1 सेकेंड तो गिरा ही होगा। ठीक है, तो ये रहेगा टाइम 2.5 सेकेंड, यानी कि जो उसकी संपूर्ण दूरी हमको निकालनी है, कुल दूरी निकालनी है, तो मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो दूरी गिरा है वो गिरा है 16/50वां भाग गिरा कुल दूरी का, तो h इक्वल टू होगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। विराम से गिर रहा तो u इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, तो 0 प्लस का हाफ जी को लिख सकते हैं 9.8 इंटू टाइम 5.2 का होल स्क्वायर, या आंसर जी के टर्म में भी दिया जा सकता है ऑप्शन को देखते हुए, 4.9 इंटू 25/4। ठीक है, कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, इतने मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर जी में दिया है तो जी के टर्म में यानी जी का वैल्यूज़ नहीं रखेंगे, उसी टर्म में आंसर रहने देंगे। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन बता देते हैं, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन है, एक पिंड मीनार की चोटी से स्वतंत्रतापूर्वक गिरता है और अंतिम सेकंड में कुल ऊंचाई का 9/25वां भाग गिरता है। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री सन 2000 में आया है, एंड 2008
में आया है यूपी प्री उसमें इंटर क्लासेस में बोर्ड में, यूपी बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही है सेम। अंतिम बेस सेकंड में कुल ऊंचाई का या पूरी ऊंचाई का 9/25वां भाग गिरता है इंटू संपूर्ण ऊंचाई। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिर रहा, यू इक्वल टू होगा 0, तो हाइट निकालना है, एच फाइंड करना, मीनार की ऊंचाई। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। एक पिंड मीनार की चोटी से स्वतंत्रतापूर्वक गिरता है और वह अंतिम बेस सेकंड में कुल दूरी का, कुल यानी कि कुल गिरी दूरी का या संपूर्ण दूरी का या संपूर्ण ऊंचाई का 9/25वां भाग गिर जाता है, चल जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमको बताना है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी इसमें। ठीक है, ये हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। ऐसा एक आध क्वेश्चन और है तो उसमें तो कोई खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन है, उसको कभी कभी लगा देते हैं, पीजीटी वगैरह के एग्जाम में दे देते हैं। एक पिंड विराम से किसी ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, पिंड क्या है, विराम से गिर रहा है, यानी u बराबर 0 से गिर रहा है, विराम से किसी ऊंचाई से गिरता है और पृथ्वी पर 15 सेकंड में पहुंचता है, 15 सेकंड में पहुंच जाता है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, पृथ्वी पर, यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी पर 15 सेकंड में पहुंचता है और किसी ऊंचाई से, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। यदि वह 9 सेकंड बाद रोक लिया जाए, ठीक है, 9 सेकंड चला और इसको रोक दिया जाए, ठीक है, रोक दिया जाए और फिर छोड़ दिया जाए, फिर गिरने दिया जाए, तो शेष दूरी को कितने समय में तय करेगा? देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया है। यानी कि कंप्लीटली जब गिर रहा था तो 15 सेकंड में गिर रहा था और यहाँ पे उसको इसको पॉइंट ए कह दें, बी कह दें, सी कह दें, यहाँ पे इसको रोका गया है। रोकने के बाद इस पॉइंट पे 9 सेकंड बाद रोक दिया है। रोकने के बाद जो शेष दूरी बचा उसको कितने समय में तय करेगा? ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है। तो पहले लेते हैं ए टू सी के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए, ए टू सी के लिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ के लिए, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ सी टी स्क्वायर। एच 0 विराम से गिरा यू जी एंड टाइम कितना है 15 सेकंड, 15 का होल ऑफ स्क्वायर, h इक्वल टू 225/2g आ गया। ठीक है, 225/2g इतने मीटर में रखेंगे, जी का मान 9.8 रखेंगे तो मीटर में रहेगा, और 980 या 981 से रखेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका मान। ठीक है, ये आगे कंप्लीट हमने ऊंचाई इसकी आगे मीनार की। अब बात आती है कि ए टू बी में, अब हम ए टू बी चलाते हैं, ए से बी, तो यहाँ से तो विराम से ही गिरा था, टाइम लगा था 9 सेकंड। ठीक है, तो 9 सेकंड में चली गई दूरी निकालें, ए बी निकाल रहे हैं, ए बी इक्वल टू यही फॉर्मूला लगेगा यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम यहाँ पे 9 सेकंड है, ए बी निकल आएगा और यू विराम से ही गिरा है, यहाँ से विराम से गिरा है, एंड हाफ जी एंड 9 का स्क्वायर यानी कि जी, तो ये हो जाएगा 81/2g। ए भी आ गया 81/2g, तो 9 सेकंड में ये चला 81/2g, 81/2g डिस्टेंस ये चल गया है। ठीक है, ये शेष निकालो, शेष कितनी बचेगी? BC निकालनी है, तो BC हमको फाइंड करनी, AC इक्वल टू होगा AB प्लस का BC, और ये आया है हमारा 225/2g और ये आया 81/2g, तो BC यहाँ से निकल पाएगा। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 225/2 माइनस का 81/2 एंड G दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं, 4 एंड 12 में से हट गया 4। ठीक है, 15 ना कुछ गलती है, 5 में से 1 गया 4, गुड, 12 में से हट गया 4, 144/2g, ये आ गया BC। ये आ गई शेष दूरी। ठीक है, शेष दूरी आ चुकी है हमारी 144/2g। बात आती है यहाँ पे, जब पार्टिकल को रोका गया तो जब B से स्टार्टिंग करेंगे, B से स्टार्टिंग करने पर भी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, फिर से छोड़ेंगे उसको, यानी कि B टू C इसको छोड़ना है, तो यहाँ से U बराबर 0 से ही छूटेगा। रोकने के बाद, रोकने की कंडीशन में उसका वेग 0 हो गया होगा, 0 होने के बाद उसको छोड़ा गया है फिर से, तो छोड़ने पर यानी कि B फिर से वही कंडीशन लगेगी, तो BC इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। कितने समय में चलेगा? अब की बार यहाँ पर टाइम फाइंड नहीं करना है,
तो बी सी हमें पता है 144/2g है, ठीक है, एंड यू ग्राम से हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि रोकने के बाद छोड़ा है तो बेग फिर से 0 हो गया, यानी विराम की अवस्था में आ चुका है, स्वतंत्र अवस्था में आ चुका है। अब इस फिगर का कोई काम नहीं बचा है। अब देखिएगा टाइमिंग फाइंड करना है, कितने समय में गिरेगा। 144/2g इक्वल टू 1/2g टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल होगा। 144 इक्वल टू टी स्क्वायर एंड टी इक्वल टू आ गया 12 सेकेंड, ठीक है। जब वो लगातार गिर रहा था तो 15 सेकेंड में गिर रहा था, बीच में 9 सेकेंड चला के छोड़ दिया, फिर से चलाया तो वह 12 सेकेंड में। वही मतलब है कि लगातार चल रहे हैं तो अच्छा है, थोड़ा सा रुके तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिएगा सीधा सीधा गिर रहा 15 में, और यहाँ पे 9 और 12 21 सेकेंड लग गए हैं ना रुकने के बाद जब चलाया गया, ठीक है। तो मतलब वही लगातार चलते रहिएगा, वही जैसे कि तैयारी कर रहे हैं तो लगातार करते रहिए तो बेटर रहेगा। वही कंडीशन यहाँ पे भी है, पार्टिकल के साथ भी वही कंडीशन लग गई। अब बात आती है कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ये तो गिरने वाले क्वेश्चन थे, गिर चुके हैं, अब उठेंगे ऊपर, यानी कि पार्टिकल को ऊपर को चलाने वाले, यानी कि जब पार्टिकल ऊपर की ओर फेंका जाए, ठीक है, ऊपर की ओर कण को फेंकना है, तो उस अवस्था में क्या कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है। तो ऊपर की ओर और ऊर्ध्वाधर फेंका गया पिंड, अब पार्टिकल नीचे से ऊपर की ओर फेंकना है, तो यहाँ पे अंतिम में क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अंतिम में क्या हो जाता है, 0। तो इसकी जो समीकरण बनेंगे v इक्वल टू यू माइनस सी टी, यहाँ पे जो f हैगा वो माइनस जी होगा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और ये प्रारंभिक वेग होगा, ठीक है। जब पार्टिकल रुक जाता है यानी कि उसका वेग 0 हो जाता है, तब वो नीचे गिरना शुरू करेगा, ठीक है। यानी कि गति तब तक हो रही जब तक कि पार्टिकल का वेग 0 नहीं हुआ है, तब तक वेग b बना हुआ है। जब 0 हो जाएगा तो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो पार्टिकल हमने ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने की अवस्था में हम गति के समीकरण बना रहे, तब तक वेग 0 नहीं हुआ है उस कंडीशन में। दूसरा है गति का h इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, एंड तीसरा इक्वेशन बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। ये इक्वेशन शायद बता चुके हैं। ऐसी टी बे सेकंड में गिरी दूरी या चली दूरी, ऊपर की ओर चली गई दूरी, इसको गिरी दूरी ही कहा जाएगा। तो ये अगर यू प्लस का हाफ जी 2t माइनस का 1, ठीक है, ठीक। अब बात आती है कि क्वेश्चन में इसमें न्यूमेरिकल ले लिया जाए, ठीक है। तो कभी कभी एक छोटा पॉइंट पूछ लेता है, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा, ठीक है। महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, महत्तम ऊंचाई एवं समय, ठीक है। तो महत्तम हाइट को h मान सकते हैं और उसमें जो टाइम लग रहा है उसको t मान सकते हैं। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था u से, और जो उसका त्वरण था वो -g था, अंतिम में क्या हो गया होगा, 0। तो महत्तम हाइट पे पहुँचा होगा या मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा होगा पार्टिकल्स, तो उसका वेग क्या हुआ, 0 हो गया होगा। तो b इक्वल टू होगा u माइनस जी टी। तो टाइमिंग हमने कैपिटल टी मान लिया है, तो अंतिम में 0 हुआ होगा u माइनस का जी कैपिटल टी, यानी कि u इक्वल टू जी टी, तो टाइम आ गया u अपन जी, ठीक है। तो महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय u अपन जी होगा, इसको कहेंगे महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अब महत्तम ऊंचाई की बात कर लिया जाए, h इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो h इक्वल टू होगा यू टी टाइम t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इक्वल टू होगा यू टी माइनस का हाफ जी, t की है u अपॉन जी, यहाँ पे भी t का वैल्यू रख सकते हैं u अपॉन जी एंड इसका स्क्वायर। तो h इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस का हाफ जी इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो यहाँ से हम g से कैंसिल करेंगे, तो होगा यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो यहाँ से महत्तम ऊंचाई यानी कि महत्तम हाइट h इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो यू स्क्वायर अपॉन जी कॉमन 1 माइनस का 1/2 इक्वल टू आ गया 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। तो h इक्वल टू आया यू स्क्वायर अपॉन 2g,
ये हुई महत्तम ऊंचाई। नीचे से ऊपर किसी कण को या पार्टिकल्स को जब फेंका जा रहा है तो उस अवस्था में महत्तम ऊंचाई u²/2g होगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल सा फॉर्मूलाज। अब इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक पिंड धरातल से यानी कि ये धरातल है, फिर 981 सेमी बाई सेकंड के बेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह हवा में कितनी देर तक रहा और किस ऊंचाई तक जाएगा? हवा में कितनी देर तक रहा और किस ऊंचाई तक जाएगा? 2 पॉइंट उसने पूछे हैं। हवा में कितनी देर तक रहा और कितनी ऊंचाई तक जाएगा। देखिएगा, पार्टिकल्स का प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी है, अंतिम वेग 0 हो गया होगा जब ऊपर महत्तम ऊंचाई तक पहुंचा होगा। तो कितनी देर तक हवा में रहा और किस ऊंचाई तक। देखिएगा, जितना टाइम पार्टिकल्स को नीचे से ऊपर जाने में लगता है, ठीक है, एक मेन पॉइंट है, नीचे से ऊपर तक जितना जाने में लगता है वो उतना ही टाइम पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में लगेगा। जितना समय यानी ए कह दें और ये बी, ए से बी तक जाने में लगेगा और उतना ही समय बी से ए तक आने में लगेगा। ये नहीं कि पहुंचा देर में है और गिर जल्दी जाएगा। भाई गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के अधीन तो जिस हिसाब से पहुंचता है धीरे धीरे वेग 0 होता है, उसी हिसाब से नीचे की ओर वेग बढ़ता चला जाता है जब गिरता है। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा वेग से फेंका तो धीरे धीरे वेग कम होता चला गया और यहाँ पे एक स्थिति ऐसी आई, वेग 0 हो गया। उसके बाद जब गिरना शुरू होगा तो धीरे वेग 0 से नीचे की ओर धीरे धीरे वेग बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, जिसके कारण वेग पार्टिकल का, गिरने वाले पार्टिकल्स का वेग गुरुत्वाधीन गति के कारण बढ़ता चला जाता है, नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है और ऊपर की ओर घटता चला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जितना समय ए से बी जाने में लगेगा उतना ही समय बी से ए आने में लगेगा। तो टाइम हवा में जो समय लगा, हवा में रहने का समय वो हो जाएगा भाई 2t हो जाएगा। ठीक है, तो t ये हवा में रहा और t ये हवा में रहा तो 2t हो गया। एक तो पॉइंट वो पूछा और हाइट पूछा, 2 चीज़ें उन्होंने पूछा है। अब बात आती है a to b में, v = u - ct। टाइम t मान चुके हैं, अंतिम एक 0 है, u है 981, g का मान भी 981, टाइम t तो 981 = 981 × t, तो t = आ गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यहाँ पे पहुँचा और 1 सेकेंड में यानी हवा में रहने का समय हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, हवा में कितनी देर रहा? 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में यहाँ पहुँचा ए से बी और बी से 1 सेकेंड में वापस आ गया। दूसरा बात पूछा है महत्तम ऊंचाई h = u²/2g। अभी आया तो था फॉर्मूला, एक डायरेक्ट रख सकते हैं, महत्तम ऊंचाई u²/2g। फॉर्मूले में वैल्यू ड्रा कर सकते हैं, आसानी से निकाला जा सकता है। महत्तम ऊंचाई u²/2g है, u का वैल्यूज़ है 981 का हाफ स्क्वायर × 2, g का मान भी 981 है। देन h = हो जाएगा हमारा 981 × 981/2 × 981 कैंसिल हुआ, 981/2 490.5 490.5 सेंटीमीटर्स आ जाएगा इसका हाइट, या g/2 कह सकते हैं। ठीक है, या 981/2 इतने सेंटीमीटर की हाइट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भूल गए। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आती है, कोई कमेंट कर देता है कि इतने बज के इतने मिनट पे जो क्वेश्चन है वो बताइएगा। आप देखिए, वीडियो हमने सपोज रात में बनाई है, रात में 1 बजे बनाई है, 2 बजे बनाई, हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं दिन में 11 बजे 12 बजे फ़ोन से, यानी कि उसका साइज़ चेंज हो जाता है, वीडियो वही रहती है और उसका जो है जो MBs हैं, मान लिया 2 MB की बनी है। ठीक है, तो 2 MB की बनी है और यहाँ पे बहुत कम में हो जाती है। 2 की कहाँ बनती है, मतलब कुछ ज़्यादा की 600-700 MB की बनी है मान लिया, तो ये 90% कम हो जाती है। कॉम्पैक्टिंग होने पर 90% कम होकर कॉम्पैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आसानी से अपलोडिंग हो जाती है। तो उसके जो टाइम होगा जब हम कॉम्पैक्ट करेंगे तो वही वाला टाइम शो करेगा। ये नहीं कि कब, चाहे बनी है 10 दिन पहले, पर जिस दिन हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तभी का टाइम उसमें शो करेगा। तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई टाइम समझ ही नहीं पाते, वीडियो कब बने हमको ध्यान तब है जब हमने बनाई है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाता है। किसको इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो तो वो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज सकता है।
ये क्वेश्चन है, लिख के भेज दे और उसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं सॉल्यूशन दे दें, फिर भी कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता है या नहीं दे पाते हैं या कमेंट इतने ज़्यादा होंगे नहीं हो पाएंगे, तो उस तरह से कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक पिंड भूमि से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है 327 सेंटीमीटर, 327 सेमी बाई सेकंड से फेंका गया है। ठीक है, रुकने से पूर्व वह कितना ऊंचा जाएगा। क्वेश्चन में कहा है पहला पार्ट, रुकने से पूर्व, जब रुका है, यहाँ पे रुका होगा, रुकने से पूर्व वह कितना ऊंचा जाएगा। क्या पूछा है, हाइट पूछा है, एच पूछा है पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट पूछा है वह 40/7/8 सेमी की ऊंचाई कब पर होगा, कब होगा, सेमी की ऊंचाई पर कब होगा, यानी यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। जब इतनी हाइट पर होगा तो उसका टाइम क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कराया जा सकता है इसी वाले फॉर्म से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, यानी ये होगा, त्वरण होगा -g, F = -g होगा, V = u - gt। पहले तो ये लगाते हैं फॉर्मूला, अंतिम एक शून्य है, u है 327 है, g है 980 या 981, तो gt यानी कि 327 = 900 टू टी टाइम आ गया, तो t = अगर 327/981, 3 × 9 87 81, हाँ 3 बार कट रहा, पूरा 1/3 1.3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम अगर 1/3 सेकंड में यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया है, 1/3 कुछ कम नहीं हो रहा है, हाँ सही है, 1/3 सेकंड में ही पहुँचा है। ठीक है, 1/3 सेकंड में पहुँच गया है ऊपर। अब वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। पहला पार्ट h = u²/2g, पहला पार्ट की बात करते हैं, कितने रुकने से पहले, यानी कि जो महत्तम ऊंचाई है वो कितनी होगी। u है 327 का स्क्वायर, 327 × 27 × 2 × g है 981, ये 3 बार कटेगा और 327/6, 3 से कट जाएगा ना, 3 से काट लो, 3 × 3 0, 3 × 27, हाँ 109/2, 2 × 5 10, 1 बचा 2 × 8 पॉइंट, 1 बचा 2 × 10, 54.5 सेंटीमीटर वह रुकने से पूर्व जाएगा, यानी कि जो हाइट है वो है 54.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा है सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हो चुका है, अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं कि 1/3 टाइम निकालने को ना आवश्यकता ही नहीं पड़ा। सेकंड पार्ट है इतनी कब होगा, इतनी हाइट पर, यानी h हमारा है 40/7/8, मान लिया कहीं है, इसको स्मॉल h कह दें, यहाँ पे है मान लिया। ठीक है, 40/7/8 ये ऊंचाई कोई है और उस पर टाइम बताना है, तो h = होगा, u²/g से बात बनेगा नहीं, तो h = ut - ½ लगाएंगे, ut - ½ g²। तो यहाँ से हमको टाइम कैलकुलेट करना है इतनी हाइट पर, यानी इतनी हाइट पे टाइम क्या होगा, तो इसको ब्रेक कर लें, 4 8 × 32 320 327/8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h है 327/8 = u 327 × t -½ g है 981 × t²। तो कैलकुलेट कर देते हैं, 327/8 = 327 कॉमन लेंगे, t माइनस का ये 3/2 t², 327 से 327 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइमिंग निकल आएगा कि इतनी ऊंचाई पर टाइम क्या है, या इतने में वह कब पहुँचा। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई कितने समय में पहुंचा है, तो ये वैल्यूज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1/8 = t माइनस का 3/2 t², यानी 1/8 = 2 एलसीएम 2t माइनस का 3t², क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे 2t माइनस का 3t², 0 = 8t माइनस का 12t²। ठीक है, कुछ गलती हुआ है, 1 है ना, हाँ 1 है, ऐसी गलतियाँ बहुत हो जाती हैं।
तो हो गया 12t² माइनस का 80 + 1 = 0। 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 8 हो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 + 2 8 हो जाएगा। 12t² माइनस का 6 + का 2 8 + का 1 = 0। ठीक है, तो 12t² माइनस का 6t माइनस का 2t + का 1 = 0। 6t कॉमन लेते हैं तो ये होगा 2t माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 2t माइनस का 1 = 0। तो 2t माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये होगा 2t माइनस का 1 एंड 6t माइनस का 1 = 0। तो 2t माइनस का 1 = 0 यानी कि 2t = 1 एंड t = है 1/3 एंड 6t माइनस का 1 = 0 एंड 6t = 1 एंड t = है 1/6। अब यहाँ पे देखना है कौन सा टाइम का सही होगा। दो ऑप्शन आए हैं, ऑप्शन तो एक यानी कि जो कंप्लीट दूरी था वो चला था 1/3 सेकेंड में, तो अब बीच में पूछ रहा है, अब मान ली इतनी दूरी पूछ रहा है तो इससे कम होना चाहिए। ठीक है, 1/3 तो ये वाली पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि ये समय इस समय से ज़्यादा है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो कंप्लीट ऊंचाई था, कंप्लीट ऊंचाई चल रहा है 1/3 सेकेंड में और कम दूरी यानी कि उससे कम दूरी में चलेगा, कम समय में चलेगा, तो ये समय वैलिड रहेगा। 40 सही कितना था वो 7/8 था शायद, 40 सही 7/8 सेंटीमीटर की ऊंचाई 1/6 सेकेंड में चलेगा। ये इसलिए नहीं संभव क्योंकि ये 1/3 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन था, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा पत्थर वाला ही क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में 2013 में शायद आया है, तो ऐसा ही कुछ था पत्थर के फेंकने का। चलो एक पहले आर्टिकल टाइप करा देते हैं। एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, इनिशियल वेग u का t1 और t2 सेकंड पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप वेग u = ½ g t1 + t2 हमको निकालना है। एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, t1 और t2 सेकंड पश्चात वह h ऊंचाई पर है। ठीक है, t1 और t2 सेकंड बाद वह h ऊंचाई पर है, तो हमको फाइंडिंग करना है उसका प्रक्षेप वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। देखिएगा हुआ क्या होगा, h ऊंचाई वाली कोई ऊंचाई है h, t1 सेकंड में भी उतने पे है और t2 में भी है। मान लिया यहाँ पे अंतिम वेग 0 हो गया तो यहाँ से टाइम t1 लग रहा है। ठीक है, t2 कब लगा, पार्टिकल ऊपर गया 0 हुआ यहाँ लौट के आ गया, तो ये समय शायद t2 हो। ठीक है, t1 मतलब इस पॉइंट पे पहुंच गया तो वो टाइम t1 हो गया और लौट के वापस वहीं पे आ गया तो वो टाइम t2। यानी t1 और t2 वेट अलग अलग डिफरेंस टाइम है। तो कोई कह सकता है कि t1 तो एक ही तो टाइम होगा, ये भी वही है वह भी वही है, तो इक्वल क्यों नहीं, अलग अलग क्यों है। तो अलग अलग होने का डिफरेंस ये है, वो हम क्लियर कर दे रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ गया ऐसे ऐसे यहाँ पे मिला तो टाइम t1 और ऊपर जाके अंतिम पॉइंट पर जाके जब वापस लौट के आ रहा है तो यहाँ तक आने में ये टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक t2 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि एक पार्टिकल्स विराम मतलब प्रक्षेपित किया गया, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, उसका t1/t2 समय में h ऊंचाई पर है, यानी दोनों टाइम पर में h ऊंचाई पर है, तो सिद्ध करो प्रक्षेप वेग u = इतना होगा। तो ये सिद्ध करने के लिए हमको पहले h लेना पड़ेगा ut - ½ ct², h होता है ut - ½ ct²। तो इसको अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 2h = 2ut - gt², यानी gt² - 2ut + 2h = 0। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी में द्विघात समीकरण है, टी में द्विघात है। ठीक है, तो इसके जो मूल हैं हम मान लेते हैं t1/t2। ठीक है, समीकरण के मूल दो मूल हो सकते हैं, एक t1 होगा एंड दूसरा t2 होगा। द्विघात समीकरण है जिसके मूल t1/t2 है। कंपेयरिंग करा देंगे at² + का bt + का c = 0 से, एंड a = g है एंड b = -2u एंड c = 2h। मूलों का योग t1 + का t2 होता है -b/a। मूलों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स द्विघात समीकरण में आ जाए, मूलों का योग t1 + t2 - b/a - 2u/a/g। तो यह हो गया t1 + का t2 = होगा 2u/g, t1 + t2 = 2u/g आ चुका है। तो
यू निकालना है, आ जाएगा इससे यू इक्वल टू हो गया G/2 T1 + T2। देखिएगा यू तो आ ही चुका है, इस क्वेश्चन में यू पूछा था। कभी कभी होता है कि कुछ और भी पूछ लेता है, ठीक है। जैसे कि मूलों का गुणनफल ले लें, मूलों का योग हमने लिया, मूलों का गुणनफल यानी कि ऐसा अल्फा बीटा का रूट है, तो यहाँ पे T1 T2 अल्फा बीटा इक्वल टू C/A, तो T1 T2 इक्वल टू हो जाएगा C/A। C है 2H और A है G, यहाँ से H फाइंड हो जाएगा, यानी H इक्वल टू हाफ G T1 T2। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है डायनेमिक्स में ही, इसी तरह का बना था, यानी कि पार्टिकल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसकी ऊंचाई, अगर H ऊंचाई पर समय T1/T2 है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ये ऑप्शन बन के भी TGT में आ चुका है, ठीक है। और बेग पूछ ले तो बेग ये आ चुका है, और महत्तम ऊंचाई और कभी कभी पूछ ली जाती है। महत्तम ऊंचाई वैसे पूछा नहीं है अभी तक, फिर भी निकाल देते हैं महत्तम ऊंचाई, यानी कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा। मैक्सिमम हाइट देखिएगा कब आएगी, जब पार्टिकल्स नीचे से ऊपर फेंका गया, अंतिम में शून्य होगा, इसको कहेंगे महत्तम ऊंचाई। तो यह प्रक्षेप्य वेग यू तो हम निकाल चुके हैं ना, अब इसका यूज़ कर लो। यू तो हमको मिल चुका है T1 + T2, ये है हमारे पास प्रक्षेप्य वेग एंड हाइट। महत्तम ऊंचाई हमको निकालनी है, तो महत्तम ऊंचाई वाली कंडीशन में जो फॉर्मूला लगेगा H इक्वल टू होगा U²/2G। महत्तम ऊंचाई डायरेक्ट लगा दें, ये तो हो गई ना, H²/2G। महत्तम ऊंचाई का अगर फॉर्मूला लगा दिया तो उससे वैल्यू निकल आएगा, डायरेक्ट निकल आएगा। वैसे भी अगर H का फॉर्म से निकालें तो भी आ जाएगा, हाफ G। U का वैल्यू ये रहा G/2 T1 + T2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। H इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें, 1/8, तो 4 दूनी 8, G² एक G है G एंड T1 + T2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आ जाएगी महत्तम ऊंचाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से 3 पार्ट निकाले जा सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग 1 से किया था, केवल प्रारंभिक वेग निकालने से, परंतु 2 चीज़ें और क्वेश्चन उस पर बन रहे थे, तो उसको भी इसमें एडिंग कर दिया गया है या निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं आगे, जैसा कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देखिएगा, कहाँ गए यार, एक पत्थर ठीक ऊपर की ओर 49.05 मीटर/सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कितने समय बाद उसका वेग यानी कि 19.62 मीटर/सेकंड हो जाएगा, और वह किस ऊंचाई पर होगा, ये फाइंड करना, किस ऊंचाई पर होगा, कितने समय बाद होगा। एंड 2 चीज़ें निकालनी है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। टाइमिंग निकालना है, एक पार्टिकल 49.05 मीटर/सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, जिसका कितने समय बाद उसका वेग कितना हो जाएगा और वह किस ऊंचाई पर होगा। तो पहला करते हैं V = U - का GT से, G का यूज़ कर लेंगे 9.8 क्योंकि मीटर/सेकंड में है, और V है हमारा 19.02 = U इनिशियली दिया है 49.05 माइनस का 9.8 × T। तो यहाँ से हमको टाइमिंग मिला आएगा, ठीक है, टाइमिंग निकल आएगा। तो कैलकुलेशन है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। 9.8 T इक्वल टू हो गया 49.05 माइनस का 19.0 से, और यहाँ से T कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी डाल दिया जाता है, कैलकुलेट करके T की वैल्यू फाइंडिंग की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हाइट निकाल लेंगे, H बराबर UT माइनस का हाफ GT²। टाइमिंग आ जाएगा तो इसमें वैल्यू ट्रा करके टाइमिंग यानी कि हाइट भी निकाली जा सकती है, ठीक है। अब 2 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, एक तो ऊपर से नीचे गिरने वाला, नीचे से ऊपर गिरने वाला। अब तीसरा टाइप, ठीक है, तीसरा टाइप, इस पे क्वेश्चन आता है और एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन पत्थर हवा में गिर रहा है, कुएं में गिर रहा है, तो उस पे लेके 2 से 3 क्वेश्चन जनरली हैं हमारे पास, उनमें से एक आध क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं, कुएं वाला क्या है देखिएगा।
एक पत्थर कुएं में गिराया जाता है। तो पहले कुआं बनाओ भाई, देखते हैं, फिगर बना देते हैं तो उससे क्वेश्चन पूरा कंफर्म हो जाएगा। एक पत्थर कुएं में गिराया जाता है, इसमें पानी से टकराने की ध्वनि, यानी कुएं में पानी भरा होगा, ऊपर से पत्थर है, पत्थर नीचे की ओर गिराया जाता है, पत्थर कुएं में गिराया जाता है, पानी से टकराने की ध्वनि 4 से ही 2/3 सेकंड बाद सुनाई पड़ती है। यहाँ पे टाइम t1 लगा होगा, ऊपर टाइम t2, मतलब आने का टाइम ये A to B एंड B to A, दो अलग अलग टाइम होंगे। ठीक है, देखिएगा A से B में पत्थर आया, पत्थर पानी पे टकरा गया, उसकी आवाज़ हुई कि छपाक की आवाज़, कुछ भी आवाज़ हुई हो। एंड B से A में पत्थर तो ऊपर नहीं गया ना, ध्वनि गई है, केवल उसकी आवाज़ गई है। तो यहाँ पे है ध्वनि का समय, यानी ध्वनि ऊपर गई है, और यहाँ पे पत्थर के गिरने का समय। ठीक है, तो बाद में जो गई है बी से ए में केवल आवाज़ गई है, ध्वनि गई है, तो ध्वनि का बेग वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली मिल जाता है इस वाले टाइप के क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन पीछे के आंसर पेपर में देखेंगे या कहीं देखेंगे तो इस पर क्वेश्चन टकराता रहता है। 2009 में 13 में तो शायद नहीं दिया है, 10 में रखा हुआ है, तो सिलेबस में है भाई, कराना तो पड़ेगा। ठीक है, दो सही, तो मतलब कहा है तो टाइमिंग है 4 से ही 2/9 सेकेंड। जो पत्थर के पानी से टकराने की ध्वनि 4 से ही 2/9 सेकेंड बाद सुनाई पड़ती है। ध्वनि का वेग, एक चीज़ और दिया है, ध्वनि का वेग दिया है 352.8 मीटर बाई सेकेंड, 352.8 दिया है। ठीक है, ध्वनि का वेग यूज किया जाएगा जो जनरली वेग होता है ध्वनि का। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जो क्वेश्चन में अगर ध्वनि का वेग दे रखा है तो उसी से काम चलाया जाएगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और नहीं दे रखा है तो ध्वनि का वेग अपने आप लगाना पड़ेगा। कहीं 343 किसी क्वेश्चन में दिया है, किसी में 313 दिया है, किसी में 352 दिया है। ठीक है, तो ध्वनि का वेग ज़्यादातर क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, अब बात कही गई है ध्वनि का वेग इतना है तो कुएं की गहराई ज्ञात करो, यानी कुआं कितना गहरा है ये हमको फाइंड करना है, कितना गहरा कुआं है ऐसे निकालना है। ठीक, कैसे स्टार्टिंग करते हैं, टाइमिंग हमने बता दिया है। t1 क्या है, पत्थर के गिरने का समय, पत्थर ऊपर से गिर रहा है तो उसके जो गिरने में समय लग रहा है उसको कहेंगे t1। एंड t2 है ध्वनि का ऊपर, यहाँ पे व्यक्ति है, कोई बच्चा वाला कोई भी हो सकता है, उसके कानों में ध्वनि पहुँचने का समय t2। ठीक है, बी से ए तक पहुँचने में लगा समय। तो t1 + t2 4 से ही 2/9, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। एंड h = ut + ½ gt², ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो h = ut + ½ gt²। जब ऊपर से गिरा तो यहाँ से विराम से लेंगे, यानी u = 0, तो इसको 0 + का ½ g, यहाँ पे टाइम t1 लगेगा ना, ऊपर से नीचे गिरा तो टाइम t1 लगेगा, तो h = हो जाएगा। तो हाइट क्या लिया जाएगा, हाइट तो हमने कैपिटल H माना है तो कैपिटल H ले लेते हैं, तो कैपिटल H = ½ g t1², इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बात आता है, ये तो था A to B में, अब लेंगे B to A में, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, नहीं दूरी बराबर बेग गुणा समय, वही चाल या बेग दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो गया वेग गुणा समय। बेग यहाँ पे जो लिया जाएगा ध्वनि का बेग या ध्वनि की चाल, एक ही बात, ध्वनि का बेग यहाँ पे लिया जाएगा। तो दूरी, तो ये जो दूरी रखी गई है, दूरी तो उतनी ही है जितनी आया है उतनी गया भी है, दूरी h ही होगी। h = बेग है ध्वनि का 352.8 इंटू समय लगा है t2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, नहीं 1 2 माने तो इसको 3 मानना पड़ेगा भाई, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, h के दोनों मान या तो बराबर करते हैं, या तो h के दोनों मान बराबर कर दें तो कोई फ़ायदा होगा, t1 t2 में रिलेशन आ जाएगा, नहीं रिलेशन आएगा, समीकरण 1 था t1 + t2,
ठीक है। तो T1 T2 का जो वैल्यूज़ है उसमें रखा गया है, उसमें कॉम्बिनेशन बनाया गया है, एक मान निकाला गया है कोई सा। देखिएगा हमारे पास T1 T2 का कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन ये है T1 + T2 4 से ही 2/9, 4 9 36, 36 और 2 38/9 सेकेंड। हम h के दोनों मान बराबर कर देते हैं समीकरण 2 में 3 से। h के दोनों मान बराबर करेंगे, हाफ जी T1 स्क्वायर इक्वल टू 352.8 इंटू T2। ठीक है, हमारे पास T1 + T2 दिस है। ठीक है, तो T2 में चेंज करो या T1 में, T1 में इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है T1 का। इसको लिख सकते हैं 352.8 इंटू T2 को लिखेंगे 38/9 माइनस T1 यहाँ से, क्योंकि T1 + T2 दिस है, देन T2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से T2 इक्वल टू 38/9 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, 38/9 माइनस T1। तो T2 की क्वांटिटीज यहाँ पे पुट कर दी गई है। अब इसको सॉल्विंग कर दें, सेपरेटिंग कर लें, T1 निकाल लें और T1 का मान यहाँ रख दें। कुएं की गहराई निकल आएगी, वही पूछा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर T1 का मान निकाला जाएगा। T1 का मान आएगा 4 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करेंगे, फिर इसमें वैल्यू ट्राई करेंगे, देखते हैं किस तरह से आता है। जी का मान 9.8 रखें, कैलकुलेशन करना है और h निकालना है। h में वैल्यू ड्रा कर दी जाएगी। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, सेम वैसे ही होना है। कुएं वाले ज़रूर कर लें, बाकी इसमें चाहे करें या ना करें। ठीक है, और 9 से तो ये कटेगा नहीं शायद है। 9 या 27, 27 9 चौक 36, 5 7 9 72, मतलब पॉइंट में कुछ आएगा। जी का मान 9.8 रख दें ना, करना तो पड़ेगा ही। 9.8 कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करने के बाद ठीक है इसको सेपरेटिंग हो आएगा, सेपरेट होकर यहाँ पर T1 की वैल्यू निकल आती है, क्वाड्रेटिक बनेगा, T1 निकाला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में T1 की वैल्यू 4 सेकेंड आएगी। ठीक है, और हमको निकालना था हाइट। हाइट निकालने के लिए T1 की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। वही होता है कि एग्ज़ाम में टाइम भी नहीं होता है और ऐसा आ जाता है तो फिर हो तो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ना हो। तो 2 दूनी 4, इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग कर दीजिएगा, या इसका हाइट आ जाती है इतने मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन आता है, कुएं में पत्थर गिर रहा है, उसमें धोनी की चाल इतनी है, तो यही क्वेश्चन होता है, इसी टाइप का होता है और पहले भी एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, हाँ सेम वैसे ही हैं 2-3 क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन लिख देते हैं या फिगर बना देते हैं, समझिए। एक दो क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं लगाने के लिए और उनके एक ये क्वेश्चन ये। ठीक है, ऊपर से पत्थर गिरेगा, टाइम T1, ध्वनि जाएगी, टाइम T2, पत्थर गिरेगा, टाइम T1, ध्वनि जाएगी, टाइम T2। इसमें दिया है T1 + T2 इक्वल टू 3 सही 9/70 सेकेंड। ठीक है, ध्वनि का वेग नहीं ये 7 सही 60/10 सेकेंड है। ध्वनि का वेग वही है 343 मीटर/सेकेंड। कुएं की गहराई h निकालना है। तो सेम उस क्वेश्चन की तरह हो गया, मतलब कोई पत्थर किसी कुएं में धीरे से छोड़ा जाता है, छपाक की ध्वनि की आवाज़, यानी पत्थर के गिरने की आवाज़ या उसकी छपाक की आवाज़, गिरने की आवाज़ 7 सही 60/10 सेकेंड के बाद सुनाई देती है। ठीक है, कितने बाद 7 सही 60/10 सेकेंड के बाद सुनाई देती है। तो तथा ध्वनि का वेग 343 मीटर/सेकेंड है। कुएं में पत्थर की गहराई याद करो, यानी कि जो कुआं है, जिस कुएं में पत्थर गिरा है उसकी गहराई हमको फाइंड करनी है, कितनी उसकी गहराई होगी। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है,
एक क्वेश्चन में कहा है कुएं के मुंह से एक पत्थर का टुकड़ा 29.43 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहुंचता है। कुएं के मुंह से गिराया गया पत्थर का टुकड़ा और पत्थर गिरने का शब्द देखिएगा, मतलब यहाँ से u बराबर 0 से गिरा और अंतिम वेग जो है, जिस वेग से वह टकराया है वो वेग दिया है आपकी बार 29.43 मीटर बाई सेकेंड के वेग से पहुँचता है। पत्थर लगने के बाद गिरने की जो समय है वो 3 सही 9/70 सेकेंड के बाद सुनाई देता। पत्थर लगने का शब्द गिरने के समय से जब गिरा है उसके बाद, यानी कि T1 प्लस का T2 दिया है 3 सही 9/70 सेकेंड का समय दिया है। ध्वनि का वेग ज्ञात करना है, अब की बार ध्वनि का वेग निकालना है। इस क्वेश्चन में ध्वनि का वेग दिया था तो यहाँ पे हमको ध्वनि का वेग निकालना है, ध्वनि का वेग एंड इसकी हाइट निकालनी है। कुएं की गहराई, कुएं का कितना गहरा है। पिछले क्वेश्चन में ध्वनि का वेग दिया था, हाइट पूछा था, तो आपके थोड़ा सा चेंज किया है तो वैसे ही बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं, कैलकुलेशन छोड़ देंगे। बाकी के क्वेश्चन इस टाइप के आते रहे हैं और अगली जो वीडियोस बनेगी, मतलब ये लगभग टॉपिक्स एंड हो गया है। गुरुत्वाधीन गति, हाँ, लगभग जैसे क्वेश्चन TGT एंड PGT में आते रहे हैं या आ रहे हैं वो इसमें लगभग एंड हो चुके हैं। और इस वीडियोस में मतलब एक चैप्टर लगभग कवर है, तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहे हैं। यहाँ से A to V के लिए लेते हैं। A to V हो जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। B = U + GT T1 है ना, तो 29.43 = 0 प्लस का 9.82 T1। यहाँ से हम T1 फाइंडिंग हो जाएगा डायरेक्टली, यानी कि T1 = 29.43/9.8। यहाँ से हम T1 निकाल सकते हैं। फिर T1 + T2 में T1 की वैल्यू रख के T2 फाइंड हो जाएगा। हमारे पास T1 + T2 है 3 सही 9/70, तो यहाँ से हम T2 फाइंड कर लेंगे। T2 फाइंड कर लेंगे तो वही फॉर्मूला यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय वो वाला लगाना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय B2A में चाल बराबर या दूरी बटे समय या दूरी यानी कि H टाइम T2 एंड समय कितना होगा, वो चाल ध्वनि की चाल होगी। ठीक है, ध्वनि की चाल। ठीक, तो ध्वनि की चाल इंटू T2 = H। हमको T2 यहाँ मिल जाएगा, ध्वनि की चाल हमको निकालनी है, H पहले निकालना पड़ेगा। H कैसे निकलेगा, H यहाँ पे निकाल दो। H = हो जाएगा ½GT1²। ठीक है, तो पहले जो T1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू यहाँ रख के H फाइंड करेंगे, T2 फाइंड करेंगे, H फाइंड करेंगे और यहाँ पे H की वैल्यू ड्रा करके ध्वनि की चाल निकाल ली जाएगी। कैलकुलेशन है, 3-4 क्वेश्चन थे एक ही जैसे हैं और ये आते रहे हैं, पहले एग्ज़ामों में आते रहे हैं, तो इन पर ध्यान दिया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स लगभग एंड हो गया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मुझे कराना होगा या अच्छा लग रहा है तो मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, उस क्वेश्चन पेपर में डाल दूँगा। ठीक है, वैसे अकॉर्डिंग टू मी जैसे कि क्वेश्चन आते रहे हैं वो मैंने इसमें लगा दिए गए हैं। और इसी तरह से एक टॉपिक एक स्पेशल क्लास या डे 1 में ये हो गया है। ऐसी डे 2 में कुछ और 1 घंटे का फिर से मिलेंगे।